नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन आर्मी के पेपर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर रहे थे। तो अगले प्रैक्टिस सेट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस शासक ने की। फतेहपुर सीकरी सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी है यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एक मुगल शासक ने की थी। उस मुगल शासक का नाम है अकबर। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और फतेहपुर सीकरी की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो आपको याद रखना कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की थी। 1571 में इसकी स्थापना करके इसे अपनी राजधानी बनाया। दूसरा प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो ये किताब लिखी थी महात्मा गांधी ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं। ओलंपिक का जो निशान होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5, जो पांचों महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहोगे साहब महाद्वीप तो 7 हैं। महाद्वीप 7 हैं, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप जो एक जनशून्य प्रदेश है, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल किया गया है ओलंपिक के दौरान। तो ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका के जो दोनों महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनको यहाँ पे ओलंपिक के छल्ले में संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई। भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेल चलाई गई। और ये रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। अब ऑप्शन आपके सामने, मुंबई से ठाणे, कोलकाता से खड़गपुर, मुंबई से पुणे या कोलकाता से हावड़ा। तो प्रथम जो रेल चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। और उसने कुल मिलाकर के 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ये भी आप याद रखें। तो पहली जो रेल भारत में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, उसने कुल मिलाकर के कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 6, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जो 4 ऑप्शन आपके सामने है उनमें से आपको देख के बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या वो सबसे कम है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है भारत में सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या वो भारत में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। यानी दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन और फ्रेडरिक विलियम। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हैं वो है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। दक्षिण अफ्रीका का गांधी ने क्यों कहा जाता है कि जिस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही थी, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका मानी जाती है नेल्सन मंडेला की। अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों में। तो आपको बताना है पटना किस नदी के किनारे। ऑप्शन आपके सामने है, यमुना, गंगा, कोसी, घाघरा। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो दिमाग लगाते हैं कि कोसी नदी जो है वो बिहार से आती है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक या बिहार का आंसू। बिहार का शोक या बिहार का आंसू। इसलिए हो सकता है कि पटना कोसी नदी के किनारे ही हो।
लेकिन यहाँ पे अगर आप कोसी नदी उत्तर सही करते हैं तो आप गलत जा रहे हैं। पटना जो बसा हुआ है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी, जो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर की लंबाई में जो नदी बहती है, गंगा। अब अपन ये मैं आपको बता देता हूँ कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ गंगा के किनारे बसे शहर। गंगा के किनारे बसे शहर, गंगा के किनारे बसे शहर हैं हरि के कान वीआईपी। हरि के कान कैसे हैं? हरि के कान है वीआईपी। अब देखो यहाँ से हरि से हरिद्वार, कान से कानपुर, वी से वाराणसी, आई से इलाहाबाद और पी से पटना। पी से पटना। तो हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और पटना, ये जो शहर हैं वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ से देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इलाहाबाद जो शहर है, जिसे वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है प्रयागराज। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। पहले भी इसका नाम प्रयागराज था, फिर मुगल शासक अकबर ने प्रयागराज से इसका नाम बदल करके किया इलाहाबाद। इलाहाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के घर जाने का रास्ता। इलाहाबाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर के घर जाने का रास्ता। और वर्तमान में यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, इसने एक बार फिर से इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, यानी ऐसा राज्य भारत का जिसकी जनसंख्या वो सर्वाधिक है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.37 करोड़। कितनी है? 19.37 करोड़। कबीरदास जी ने कहा था कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल भर में परले हो जाएगी, बंदा करेगा कब। अब इसका यूपी वालों ने अर्थ क्या निकाला ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वाकई में यहाँ के लोगों ने जबरदस्त मेहनत की है। मेहनत कैसी की? देखो मैं बताऊं, जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। 2 नंबर पे भारत, 3 पे अमेरिका, 4 पे इंडोनेशिया, 5 पे ब्राजील, 6 पे पाकिस्तान और 7 पे बांग्लादेश। इन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों को छोड़ दिया जाए तो 8वें नंबर पर अगर किसी देश का नाम नहीं लेकर के ये कहा जाए कि 8वें नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो वो अपने यूपी की आती है। यानी 7 देशों को छोड़ दिया जाए तो विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश से बड़ा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या या आबादी वाला जो राज्य भारत में वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देखो ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इतना ही पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। अब खेल के क्षेत्र में यहाँ से 2 पुरस्कार हैं, एक द्रोणाचार्य पुरस्कार और दूसरा है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। तो दोनों आपको याद रखने हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछे तो अब द्रोणाचार्य से आपको ध्यान में हो जाना चाहिए कि द्रोणाचार्य जो है वो गुरु थे। गुरु मीन्स कोच। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? कोच को। द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे? अर्जुन। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, इसलिए अर्जुन एक खिलाड़ी हो गया। तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाएगा? खिलाड़ी को दिया जाएगा। यानी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खिलाड़ी को तो दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड, और उत्कृष्ट कोचिंग देने वाले कोच को दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। दोनों आपको याद रखने। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ। कौन से देश में हुआ है?
कतर में। फीफा वर्ल्ड कप है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। फुटबॉल जो है वो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्रिकेट के ऊपर जाएंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं है। विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है वो फुटबॉल है। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? चार ऑप्शन आपके सामने है, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान। तो मैकमोहन रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ है? 1914 में। 1914 में एक अंग्रेज अधिकारी मैकमोहन ने भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा रेखा नहीं है, यानी सीमा रेखा का कोई नामकरण नहीं है। इसके अलावा बात करें अपन भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा। अंग्रेज वकील सर सिलिक रेडक्लिफ ने 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका मानचित्र पर निर्धारण है वो 1948 से किया जाता है। कब से किया जाता है? 1948 से। भारत और अफगानिस्तान के बीच की हम बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। कब किया गया था? 1896 में। तो आपको याद रखना है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जो 1914 में जिसका निर्धारण हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ, लेकिन मानचित्र पर 1948 से दर्शाई जाती है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जिसका निर्धारण है वो 1896 में किया गया था। अगला प्रश्न है, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? यानी जो नए राजनीतिक दलों का गठन होता है, राजनीतिक पार्टियों का जो गठन होता है, उन्हें मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो राजनीतिक पार्टियों को जो मान्यता वो हमेशा चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा। ना तो राष्ट्रपति देता है, ना प्रधानमंत्री देता है, चुनाव आयोग जो है वो इनको मान्यता देता है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1918 में। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं हिंदी में सड़क ए आजम, ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जानते हैं? सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। यह शेरशाह सूरी वही है जो सूर वंश का शासक था, एक अफगान सैनिक था बाबर की सेना में, जिसने हुमायूं को पराजित करके और मुगल वंश को समाप्त करके एक बार फिर से भारत पर सूर वंश की स्थापना की थी 1940 में। और इसी ने पाकिस्तान के पेशावर से बांग्लादेश के ढाका तक एक लंबी सड़क बनवाई थी, पक्की सड़क, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क के आजम या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जीटी रोड के नाम से, जो भारत की पहली सड़क मानी जाती है। तो यह था अपना अगला पेपर। इसके बाद में अगले पेपर के बारे में बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।